हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसका दूसरा नाम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी ब्लड का किस तरह से क्लॉट हो जाता है, यानी ब्लड कह रहे हैं कि अपने आप कैसे रुक जाता है। जैसे मान लो कहीं भी आपको कोई कट लगा होता है तो कट लगने के बाद थोड़े टाइम बाद वो ब्लड वहाँ से निकलना स्टॉप हो जाता है। इसको हम ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं। उसके पीछे की क्या मैकेनिज्म है, इसको आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। पहला, ब्लड क्लॉटिंग की डेफिनेशन क्या है। देखो, प्रोसेस इन विच ब्लड लॉस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम जेली लाइक मास इन फ्यू मिनट। यानी जो ब्लड लॉस हो रहा है फ्लूइडिटी की फॉर्म में, वो कुछ मिनट बाद कह रहा है कि जेली जेली के फॉर्म में होकर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ब्लीडिंग टाइम बताया गया है 1 से 3 मिनट। क्लोटिंग टाइम बताया 2 से 8 मिनट। ये एक जनरल कट के बारे में है। ऐसा नहीं है किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, वो जनरली कट है। जैसे यहाँ पे उंगली से कट गया या उंगली में कट लग गया, तो ऐसी जनरली बात हो रही है। ठीक है, अब तीन इस मैकेनिज्म को देखते हैं कि ब्लड कह रहा है क्लॉट कैसे बन जाता है, यानी ब्लड अपने आप ऑटोमेटिक कैसे रुक जाता है। तो इसके पीछे 3 स्टेप है, यानी मैकेनिज्म देखते हैं। पहली मैकेनिज्म है रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही मान लो आपको कोई टिश्यू इंजर्ड हुआ, तो टिश्यू इंजर्ड हुआ तो वहाँ टिश्यू इंजर्ड निकलने के साथ वहाँ से ब्लड निकलेगा, और ब्लड के साथ क्या आएंगे प्लेटलेट। यानी इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट एक हार्मोन, एक एंजाइम सिक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो इंजर्ड टिश्यू जो हार्मोन रिलीज करके इसको बोलेंगे एक्सो, और प्लेटलेट जो करेगी इसको बोलेंगे एंडो। एक्सो इसलिए बोल रहे हैं जो टिश्यू इंजर्ड हुआ वो बाहर से ही तो हुआ। जैसे मान लो ये टिश्यू है तो ये यहाँ से इंजर्ड होगा, तो इसलिए बोल देंगे एक्सो। जो प्लेटलेट आ रही है वो अंदर से आ रही है, ब्लड में से आ रही है, तो इसलिए बोल दी एंडो। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिजेक्ट कर दिया, इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट ने दोनों ने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने थर्मोप्लास्टिन को रिलीज कर दिया, और रिलीज करने के बाद वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये होते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और क्या फॉर्म कर देंगे, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम जिसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसका रिलीज होने से क्या होगा, इसका रिलीज होने से ये होगा कि ये एक्टिव कर देगा ये एंजाइम, ये थ्रोम्बोकाइनेज है वो इनएक्टिव कर देगा हिपेरिन को, सर ये हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। यानी कि वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, और आपके ब्लड में कोगुलेट ना हो, यानी आपका ब्लड आपकी बॉडी में ना जमे, इसलिए आपके बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। ठीक, फिर इसको इनएक्टिव क्यों कर रहा है, इनएक्टिव इसलिए कर रहा है क्योंकि जो भी आपके बॉडी में कट लगा है, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में कट लगा है जहाँ से वो ब्लड निकल रहा है, वो हिपेरिन को इनएक्टिवेट करके वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, इसलिए इनएक्टिव हिपेरिन को इनएक्टिव कर रहा है, इसलिए ये एंजाइम इस हिपेरिन को इनएक्टिव कर रहा है। हुआ क्या, यही है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलने के साथ क्या, देखो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिल रहा है ना भाई, प्लाज्मा प्रोटीन एक फिब्रिनोजन है भाई, फिब्रिनोजन तो कह रहे हेल्प करता है ब्लड को बंद करने में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम फॉर्म करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज कैसा होता है, एंटी हिपेरिन होता है, हिपेरिन के एंटी होता है। ठीक है, फिर क्या करता है, अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन को आगे जाके कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, आगे जाके थ्रोम्बिन में। और ये जो अब ये थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन आगे जाके कह रहा है एक और प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन, जिसको कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। ठीक है, एक और कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में। अरे फिब्रिन क्या, देखो जो ये फिब्रिन है ये तो हमारे पास वाटर सोल्यूबल होता है, ये फिब्रिनोजन कह रहा है कि वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि फिब्रिन क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब इनसोल्यूबल होने की वजह से वो क्या करेगा, नेटवर्क फॉर्म कर देगा। अब नेटवर्क फॉर्म होने से क्या होगा, जहाँ से वो कट लगा है, जैसे यहाँ से कट लगा है, जहाँ से वो ब्लड आ रहा है, तो उसमें क्या होंगे, जितने भी हमारे पास रेड ब्लड सेल होंगी, व्हाइट ब्लड सेल होंगी, प्लेटलेट होंगी, वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे। ये जो अपने ब्लड कार्टिकल्स है वो ट्रैप्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से कह रहा है वहाँ पर ब्लड का एक क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, और कुछ समय बाद देखोगे तो वहाँ से एक पीला पीला पदार्थ भी निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में मान लो यहाँ से कट लग गया, तो ये क्या होगा, इंजर्ड टिश्यू हो गया, और उसमें कह रहा है ब्लड वेसल्स में कट लग गया, तो यहाँ से क्या होंगे, बहुत सारी प्लेटलेट्स होंगी। जैसे ही कट लग गया, कट लगने के प्लेटलेट यहाँ से बाहर निकलेंगी। देखो मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल जो कि इंडोथेलियम, ये जो ब्लड वेसल्स है इंडोथेलियम की बनी हुई होती है, और इन ब्लड वेसल्स में एक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है, इन ब्लड वेसल में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। जैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर कट लगा तो ये कोलेजन फाइबर ये फ्री हो जाए, कोलेजन फाइबर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और प्लेटलेट जब भी कोलेजन फाइबर को देखती है तो उसकी तरफ भागती है। अब इसको फ्री दिखा तो प्लेटलेट इसकी तरफ भागे कोलेजन फाइबर की तरफ, और ये प्लेटलेट भी इस कोलेजन फाइबर की तरफ भागे, तो होगा क्या, इसके भागने से तरफ यहाँ पर क्या बन जाएगा, बहुत सारा गुच्छा बन जाएगा।
ठीक है। और ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं हम एडिसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लेटलेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एडिसिव प्रॉपर्टी। तो यही तो काम कर रही थी प्लेटलेट भी जब तो रोल था, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा इस तरह से। देखो ये तो हमने बता दी एक जनरल मैकेनिज्म। अगर आपको और डीप मैकेनिज्म देखनी है तो उनके देखो ये बच्चे वही करें जिनको और डीप मैकेनिज्म जाननी है, ठीक है। सब इस मैकेनिज्म को मत करना, ठीक है। वही बच्चे करें जिनको और डीप ये चीज़ सीखनी है, समझनी है। पहला होता है इंट्रेंसिक एक्टिव और एक होता है एक्सटेंसिव पाथवे। एक इंट्रेंसिक पाथवे, इंट्रेंसिक पाथवे में मतलब क्या हो रहा है, जो आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, यानी जो प्लेटलेट जो अंदर से आ रही है वो, और एक्सटेंसिव मतलब जो टिश्यू डैमेज हुआ है। अब इंट्रेंसिक पाथवे में क्या है कि डैमेज टू सरफेस ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी जो ब्लड वेजल की सरफेस है वो डैमेज हो रही थी ना, ये मैंने बताया था। जो ब्लड वेजल की जो सरफेस है वो डैमेज हो गई, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास 12 नंबर का कह रहे हैं, 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है ना। अब देखो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, देखो ये तो हम ये बताएंगे यहाँ पर आपको। जो 12 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे पास हैगमैन, वो क्या करेगा, वो इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव है यानी कि हमारे बॉडी में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिनमें से जो 12वां नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है वो भी इनएक्टिव है। और जैसे ही आपकी ब्लड वेजल्स में कोई भी डैमेज हुआ तो 12वां जो इनएक्टिव फैक्टर है वो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। वो आगे जाकर किसको एक्टिव करेगा, जो 11 हमारे पास इनएक्टिव है इसको एक्टिव कर देगा। 9 नंबर वाले को इनएक्टिव है, ये इसको एक्टिव कर देगा, ठीक है। अब ये 9 वाला कह रहा है कि 10 को एक्टिव कर देगा। ये 10 हमारा कॉमन होता है दोनों के लिए। अब जैसे टिश्यू डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज क्या करेगा, 7वें नंबर को एक्टिव फैक्टर कर देगा, मतलब जो 7वां इनएक्टिव था इसको एक्टिव कर दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, देखो इन सब में कैल्शियम की प्रेजेंस होगी, मैंने लिखी नहीं है तो आप कैल्शियम प्रेजेंस लिख लेना। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, फिर ये क्या करेगा, 10वें फैक्टर, ये क्या करेगा, 10वां जो इनएक्टिव फैक्टर है, 7वां क्या करेगा, जो 10वां इनएक्टिव फैक्टर है इसको एक्टिव फैक्टर कर देगा। दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, इंट्रेंसिक के लिए और एक्सटेंसिक के लिए। अब ये 10वां फैक्टर क्या होगा, एक्टिव हो गया। और 10वां फैक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ 5वां एक्टिव फैक्टर, जो हमारे पास 5वां एक्टिव फैक्टर जो कि हमारा लेवाइल फैक्टर, इसकी प्रेजेंस में वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन आगे जाके फिब्रिन रीजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और फिब्रिन बहुत सारे पॉलीमर बनाएगा, अपने पॉलीमर बनाएगा थ्रेड लाइक, और कह रहे हैं कि स्टेबल क्लॉट बना देगा। तो ये हो गई इसकी डीप मैकेनिज्म। बस इसमें आपको याद करना पड़ेगा 12, 11, 9 एंड 10। 12, 11, 12 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 10 नहीं, बस 9 और 10 कर लेना, 12, 11, 9 और 10। और इसके बाद क्या है 7 के बाद 10 आ जाएगा, 10 एक्टिव, 7 के बाद 10 आ जाएगा, और 10 में फिर 5 एक्टिव फैक्टर आएगा, फिर यही हो जाएगा। इस तरह से भी आप देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट की। देखो एंटीकोगुलेंट का मतलब ये है जो हमारे ब्लड को जमने ना दे। जैसे हमने पहला क्या था, हिपेरिन था। हिपेरिन क्या था, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी ब्लड होता है उसको वो जमने नहीं देता, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट मैंने बता दिया, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको जमने ना दे उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, जैसे हमने हिपेरिन देखा था। अब एंटीकोगुलेंट भी 2 प्रकार के बताए गए। एक होता है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, इसका कहने का मतलब ये है जो आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड एंटीकोगुलेंट हो, और नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब जो हमारे नेचुरली किसी भी बॉडी में प्रेजेंट हो। नेचुरली हमारी बॉडी में नहीं, किसी भी जो बॉडी में प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ये लिख रहा है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का मतलब ये है कि जो नेचुरल हमारे ब्लड को जमने नहीं देते। वो करते क्या है कि जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो थ्रोम्बिन में ही कन्वर्ट नहीं होने देंगे। और जब वो चीज़ थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगी तो थ्रोम्बिन आगे जाके कह रहा है कि फिब्रिन रीजन को फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसकी आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको एंटीकोगुलेंट देख लेना है। जैसे आर्टिफिशियल होता है EDTA, इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये आपने क्लास 11th के कह रहे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दूसरा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है सोडियम सिट्रेट, और तीसरा होता है सोडियम ऑक्जेलेट, जो कि सारे मैन मेड है, या आप सभी लोगों जैसे आप जैसे सभी लोगों ने ये बनाए है। ये करते क्या है, मतलब इनकी मैकेनिज्म क्या है पीछे की, देखो जब भी कह रहा है कि क्लॉट बन रहा था, जब भी क्लॉट बन रहा था सारी रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व था, कैल्शियम इन्वॉल्व था। सारी रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा था, कैल्शियम इन्वॉल्व था क्लॉट बनाने के लिए। अब ये क्या कर रही है, जब भी जैसे मान लो ये ब्लड है, ये एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड है, ये एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड है, इसमें कह रहा है कि ये फ्री कैल्शियम है, ये फ्री कैल्शियम है। और हर एक कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम कह रहा है कि इन्वॉल्व होता है कि ब्लड को क्लॉट बनाने में, ठीक है। और ये क्या कर देंगे, अगर हम EDTA डाल दिया इसमें क्या डाल दिया, EDTA डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, तो ये क्या करेगा, जितना भी फ्री कैल्शियम था इसको बाइंड कर देगा। अब इसको बाइंड कर देगा तो इसको कह रहा है कि इसका क्लॉट बनेगा ही नहीं, यानी इसको आप खाली भी रख सकते हो, किसी टेस्ट ट्यूब में भी रख सकते हो। अब इसका क्लॉट नहीं बनेगा क्योंकि आपने जो फ्री कैल्शियम था इसको बाइंड कर दिया। अब बात करते हैं क्लॉट की। देखो क्लॉट 2 प्रकार का बताया गया, एक बताया थ्रोमस क्लॉट, एक बताया एम्बुलस क्लॉट। क्लॉट का मतलब क्या हो, धग्गा।
धब्बा जम जाना, ठीक है। किस में जम जाना? जो भी आपकी ब्लड वेजल्स है, मान लो ये आपकी ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल्स कहीं की हो सकती है, चाहे आपकी हार्ट की हो सकती है, चाहे आपकी बॉडी में कोई भी ब्लड वेजल्स हो सकती है, कहीं की हो सकती है। अब इस ब्लड वेजल्स में क्या होगा, मान लो ये यहाँ पर क्या जम जाए, ये जम जाए, क्लॉट जम जाए। ये ब्लड का एक क्लॉट का मतलब होता है ब्लड का एक क्लॉट जम जाना, ठीक है। ये क्लॉट जम गया, ये ब्लड का क्या हो, क्लॉट जम गया, तो इसको बोलते हैं हम क्लॉट। मतलब ब्लड वेजल्स में जो भी कोई क्लॉट जम जाता है इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। अब दो प्रकार क्लॉट बताइए, पहला बताएगा थ्रोमस क्लॉट, दूसरा बताया एम्बुलस क्लॉट। थ्रोमस क्लॉट में क्या बताया गया है, देखो थ्रोमस क्लॉट क्या होता है, एक ऐसा क्लॉट होता है जो भी आपके ब्लड वेजल्स के अंदर हो, ब्लड वेजल्स के अंदर जो भी क्लॉट होता है इसको बोलते हैं थ्रोमस क्लॉट। और थ्रोमस क्यों बोलते हैं, थ्रोमस को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका नेचर होता है वो होता है स्टैटिक, यानी ये मूव नहीं करता। ये एक ऐसा क्लॉट है जो पूरी बॉडी में मूव नहीं करता। मान लो अगर ये हार्ट में होगा तो हार्ट में ही रहेगा, ठीक है। ये क्लॉट ब्रेन में नहीं जाएगा, ठीक है। ब्रेन में तो ब्रेन में जाएगा, हार्ट में नहीं जाएगा, ठीक। ये कैसा है, स्टैटिक क्लॉट होता है जो ग्रो होता रहता है, अपनी ही जगह पर बड़ा से बड़ा होता रहता है और ब्लड वेजल्स को ब्लॉक कर देता है। मान लो अगर ये क्लॉट आपके हार्ट में हो, हार्ट में हो तो हार्ट में होगा क्या, ये जो क्लॉट है थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होगा, जो आपकी पूरी ब्लड वेजल्स है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और आपको क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ये क्लॉट कह रहा है कि यदि आपकी कोरोनरी वेसल्स में, कोरोनरी वेसल्स कौन सी होती है, आपकी हार्ट की वेसल्स होती है। अगर कोरोनरी वेसल्स में हुआ तो एक क्लॉट बनेगा जिसका नाम होगा कोरोनरी थ्रोम्बस, तो इस क्लॉट का नाम हो जाएगा कोरोनरी थ्रोम्बस, और इसके कारण क्या आ जाएगा, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। दूसरा, यदि ये क्लॉट कह रहा है कि आपके ब्रेन में हो, और ब्रेन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, सिफेलिक, तो इस क्लॉट को क्या नाम बोलेंगे, सिफेलिक थ्रोम्बस, सिफेलिक थ्रोम्बस, सिफेलिक थ्रोम्बस। और इसके कारण क्या हो जाएगा, सिफेलिक थ्रोम्बस का नाम पैरालाइसिस हो जाएगा। भाई अगर कह रहा है आपके ब्रेन में कोई क्लॉट बन गया है तो ब्रेन कोई फंक्शन नहीं करेगा, एक्टिव नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो बॉडी कैसे हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी। फिर आता है एम्बुलस क्लॉट। देखो एम्बुलस क्लॉट का ही मतलब कह रहा है कि अवे, मतलब ये तो भागता ही रहता है, इससे आप समझो अवे मतलब ये तो भागता ही रहता है, यानी ये मूविंग क्लॉट फ्लो विद इन द ब्लड, ये ब्लड के साथ हमेशा भागता ही रहता है, इसलिए ज़्यादा हार्मफुल होता है। पता लग रही है अभी हार्ट में था, ब्रेन में पहुंच गया, ठीक है, तो कितना ज़्यादा ही हार्मफुल हो सकता है। देखो अब इन जो क्लॉट्स तो बन गए, ये क्लॉट्स तो आपकी बॉडी में बन गए, तो इनको तोड़ने के लिए भी तो कोई हमारे पास होना चाहिए ना एक सब्सटेंस, तो उसका नाम है फिब्रिनोलाइसिस। फिब्रिनोलाइसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कह रहे हैं कि ब्लड के क्लॉट को ब्लड वेजल्स के अंदर तोड़ देते हैं। मान लो ये कह रहा है कि ब्लड वेजल्स, इस ब्लड के अंदर वेजल्स के अंदर ये क्लॉट बन रहा है, तो इसके तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक सब्सटेंस लेंगे जिसका नाम है प्लाज्मिन, मतलब ये सब्सटेंस डालेंगे प्लाज्मिन, ये क्या कर देगा, इस ब्लड क्लॉट को तोड़ देगा। और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोलाइसिस। यानी लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेजल्स रिक्वायर ए सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मिन। ये आपका पूरा हो गया है ब्लड क्लॉटिंग का। देखो कुछ भी नहीं है ब्लड क्लॉटिंग का, पहले आपको ये याद रखना है ब्लड क्लॉट कुछ भी नहीं है, जैसे आपको कहीं कट लग गया है जहाँ से वो ब्लड निकलना है, ब्लड थोड़ी देर में स्टॉप हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। इसकी 3 स्टेप है, पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। देखो अगर आप इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को छोड़ दो तो कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन ही है, प्रोथ्रोम्बिन में प्लाज्मा प्रोटीन है, फाइब्रिनोजेन में प्लाज्मा प्रोटीन है, बस इनका कन्वर्जन देख लेना, बस इनका क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो यहाँ पर ये क्या थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, ये भी कैसे थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे, ये क्या हुआ, बस इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि कह रहे हैं कि ब्लड का क्लॉट जम सके। 3 मैकेनिज्म आपको ध्यान रख लेनी है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ईडीटी, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम ऑक्जेलेट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मैंने शायद नहीं बताया, जो कि हमारे पास हिपेरिन है और हीरोवेडिन है। हिपेरिन तो आपका कह रहा है कि बॉडी में पाया जाता है, जबकि हीरोवेडिन किसकी बॉडी में पाया जाता है, जो लीच होती है ना, इनकी बॉडी में पाया जाता है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियो रेगुलर हम डालते रहेंगे। देखो गाइस अभी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर रह गए हैं, देखो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, लेकिन एक्चुअल में 12 होते हैं, क्योंकि जो छठे नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो अभी तक अननोन है। अभी तक कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं है जो इसको डिस्कवर कर पाया है, किसी भी साइंटिस्ट को पता ही नहीं है कि छठा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट बनाने में। दूसरा जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तीसरा, अब इन क्लॉटिंग फैक्टर को कह रहा है कि एक विटामिन की जरूरत होती है, जिस विटामिन का नाम होता है विटामिन के, यानी कह रहा है कि किससे सिंथेसिस होता है, विटामिन के से। और इन क्लॉटिंग फैक्टर को कह रहा है कि हम रोमन नंबर में रिप्रेजेंट किया गया है। रोमन नंबर कैसे, इस तरह के जो रोमन नंबर है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके इसको नहीं ले सकते, इनको केवल रोमन नंबर में डिस्कवर किया गया है। क्या सर जो ये नंबरिंग से बताई गई है क्या इनका ऐसा ही रोल है, मतलब पहले ये फैक्टर इन्वॉल्व होगा दूसरा ये इन्वॉल्व, नहीं ऐसा नहीं है। बस जो साइंटिस्ट आते जा रहे थे उन्होंने डिस्कवर किया, सबसे पहले फिब्रिनोजन वाले साइंटिस्ट आए, मतलब ऐसे साइंटिस्ट आए जिसने फिब्रिनोजन को डिस्कवर किया, तो सबसे पहले फिब्रिनोजन आ गए, फिर प्रोथ्रोम्बिन आ गए, फिर टिश्यू थर्मोप्लास्टिन आ गए, चौथे नंबर पर कैल्शियम, 5वें पे लेवल फैक्टर, छठा अननोन था तो 7वां स्टेबल फैक्टर आ गया,
8वां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9वां क्रिसमस फैक्टर, 10वां स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 है प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन और 12वें नंबर पे हैगवेन और 13वें नंबर पे फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। देखो पहला तो अगर इनको आपको एमसीक्यू वाइज आ जाए, जैसे मान लो ये बोल दिया कि कैल्शियम आयन है वो कौन से नंबर का फैक्टर है, तो आप फोर्थ फैक्टर लिख दोगे। कैसे याद करोगे, देखो फिब्रिन रीजन में क्या है FI, F से क्या याद रख सकते हो फर्स्ट। अब प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन कैसे याद रख सकते हो, सेकंड क्लास में कौन प्रो है प्रोथ्रोम्बिन, सेकंड क्लास में कौन प्रो है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा कैसे याद कर सकते हो टिशू, टिशू आर एन टिशू TITHR 3, तो 3 से याद कर सकते हो। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा कैल्शियम आ जाएगा। देखो या कैसे रखते 4 पे कैल्शियम 5 पे 4, देखो 4 कैल्शियम 5 लैब में और 7 टेबल पे, ऐसा कर सकते हो 4 कैल्शियम 5 लैब में 7 टेबल पे, 4 कैल्शियम 5 लैब में 7 टेबल पे। फिर आज वह है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। अब एंटी क्या है कि एंटी मतलब अंटी, अंटी का मतलब 8वें नंबर पर, अंटी एंटी, तो इस तरह से आ सकते हो 8वें नंबर पर, ठीक। 9वें पे क्या आ रहा है क्रिसमस आ रहा है, 9 पे क्रिसमस आ रहा है, ठीक। या फिर आप 9 ऐसे तो इस तरह से भी आप 9 बना सकते हो, जैसे C है तो C में ऐसे 9 भी बना सकते हो, तो क्रिसमस फैक्टर आ जाएगा। अब स्टैंड, देखो स्टुअर्ट के कैसे कर सकते हो स्टुअर्ट, स्टुअर्ट मतलब स्टैंड कब करते हो, जब स्टैंड करते हो तुम अच्छा स्टैंड करते हो तुम्हें 10 में से 10 नंबर मिलते हैं, तो यानी कि 10 बार जब आप अच्छा स्टैंड कराओगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये फिर आता प्लाज्मा थर्मोप्लास्टिन। अभी फिर ये इस तरीके से जो 11वें नंबर पर है PT का टीचर है वो आपको ए ग्रेड का है, ठीक है। देखो हैगमैन को आप डायरेक्टली याद कर देना कि कितने नंबर पे 12वें नंबर पे है। और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को कैसे याद करोगे, मतलब जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, मतलब फिब्रिन एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, क्यों, क्योंकि वो सबसे ऊपर आ गया यानी 13, तो 13 क्या मतलब सबसे बड़ा है, तो सबसे जो बड़ा हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो हो गया है कि डायरेक्ट MCQ में आएगा, तो आप इस तरह से जैसे बोल दिया एंटी हीमोफिलिक, आप एक ट्रिक किया ऐसे सिक्वेंस याद ना कर, एंटी मतलब अंटी यानी 8 हो गया। आपसे बोल दिया कैल्शियम, अच्छा 4 पे कैल्शियम 5 लैब में और 7 टेबल पे, अच्छा लैब यानी लैब 5 पे लेवल आ जाए 4 से कैल्शियम, इस तरह से आप याद कर सकते हो। या फिर आपको एक सीक्वेंस है, जैसे आपको अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है तो कैसे याद करोगे, देखो ये भी ट्रिक मैंने जो है एक यूट्यूब से देखी थी और ये भी ट्रिक मैंने यूट्यूब से देखी है। मैं खुद को कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कि ये मेरी ट्रिक है, मैंने भी यूट्यूब से देखी है, मैंने बस इसलिए देखी है ताकि मुझको तो सारे याद हैं, ताकि आप लोगों को भी ट्रिक से याद हो सके। पहला क्या है कि फेस पे तेरे चुनरी लाल, फेस से मतलब फिब्रिनोजन, पे मतलब प्रोथ्रोम्बिन, तेरे मतलब टिश्यू और चुनरी मतलब कैल्शियम और लाल मतलब लेवाइल और आज मतलब अब्सेंट, मतलब जो छठा फैक्टर वो अब्सेंट है, ठीक है। और सजा के मतलब स्टेबल। और देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर है हमारे पास स्टेबल फैक्टर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आप कैसे रखोगे F मतलब फुल स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होगा, ये खाली स्टेबल है और ये फुल, तो इस तरह से याद कर लेना। और आजा से मतलब एंटी हीमोफिलिक, कल से मतलब क्रिसमस, से मतलब स्टुअर्ट, फिर से मतलब प्लाज्मा, और होगी से मतलब हैगमैन, फिक्र तेरे यानी फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, तो इस तरह से याद रखते हो। फेस पे तेरे चुनरी लाल आज सजा के आजा, फेस पे तेरे चुनरी लाल आज सजा के आजा, कल से फिर होगी तेरी फिक्र, तेरी फिक्र, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो।